Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है फीचर्स ऑफ तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज के मौजू में हम तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा सिस्टम देता है तुर्की को, और इसमें गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, स्टेट सिस्टम क्या है, यहाँ की पार्लियामेंट के पास कैसी पावर्स हैं, और यहाँ का प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट वो कौन कौन से इख्तियारात का मालिक है। तो आइए आगाज करते हैं। दोस्तों, तुर्की का नाम द रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, ये इसका ऑफिशियल नेम है, और तुर्की का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन 7 नवंबर 1982 में इंप्लीमेंट हुआ। ये बेसिकली तुर्की का 4th कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 19 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसके टोटल 177 आर्टिकल्स हैं, और 3 दफा जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं वो रेफरेंडम के जरिए हुई हैं। दोस्तों, अगर हिस्ट्री ऑफ तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो अभी तक तुर्की में 4 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1921 में आया था, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1924 में आया था, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1961 में आया है, और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी इंप्लीमेंट है ये 1982 में आया है। इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन की जो नुमाया खुसूसियात है वो ये है कि तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशंस ये सब के सब सेकुलर सिस्टम को अप्रोच करते हैं, तुर्की को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करते हैं, और इनमें सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द तुर्कश नेशन। अब हम देखते हैं कि तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इसका फीचर है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के 177 आर्टिकल्स हैं, और अभी तक इसमें 19 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। दोस्तों, ये बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अनरिटन नहीं है, बल्कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट हुई है वो 16th अमेंडमेंट है। अकॉर्डिंग टू 16th अमेंडमेंट तकरीबन 113 आर्टिकल्स इस अमेंडमेंट में अमेंड किए गए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बुनियादी तौर पर रेफरेंडम के जरिए पास हुआ है। 2010 में ये अमेंडमेंट पास हुई थी। इसके साथ साथ तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ये नेशनलिज्म पे जोर देता है, और फर्दर ये सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जोर देता है। इसके मुताबिक सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ तुर्की। तो सॉवरेनिटी के हामिल जो है वो तुर्की के लोग हैं। यहाँ तकरीबन तमाम मज़ाहब को आज़ादी हासिल है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें यहाँ पर सेकुलरिज्म, अमेरिका वाला सेकुलरिज्म नहीं है बल्कि फ्रांस वाला सेकुलरिज्म है, जिसके तहत बिल जबर ये सेकुलरिज्म इंपोज किया जाता है। फिर ये यूनिटरी स्टेट सिस्टम देता है, ना कि फेडरल स्टेट सिस्टम। इसके तहत अनकरा जो कि कैपिटल है वो तमाम पावर्स का मंबा और मरकज है। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के पास तमाम तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। इसके अलावा तुर्कश प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, और इसके साथ साथ जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो यूं यहाँ पर जो सिस्टम है यूनिटी स्टेट सिस्टम में जो है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी जो है वो इंप्लीमेंट है। फिर हम देखें तुर्कश कॉन्स्टिट्यूशन तुर्की के लोगों के राइट्स को सिक्योर करता है, तुर्की के लोगों को राइट्स देता है। अगर हम देखें ये तुर्की के वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि तुर्कश लोगों को राइट्स दे रहे हैं, तो आर्टिकल 20 इज अबाउट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, आर्टिकल 21 इज अबाउट द डोमिसाइल, और आर्टिकल 22 इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, आर्टिकल 23 इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड मूवमेंट, Article 24 is about the freedom of religion and consciousness. Article 25 is about the freedom of thought and opinion.
Article 26 is about the freedom of expression and Article 27 is about the freedom of science and arts. Article 35 is about the right of property. तो ये तकरीबन ये काफी आर्टिकल्स हैं जो कि तुर्कश लोगों को राइट्स देते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करता है, बिल्कुल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कि उसमें भी आर्टिकल 8 to 28 तक तमाम तरह के आर्टिकल्स वो राइट्स ऑफ द पीपल के बारे में है। तो इसी तरह इनके यहां भी यही सिस्टम है। फिर हम देखते हैं तुर्की का जो लेजिस्लेचर है ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दे रहा है। यहां पर तुर्की के लेजिस्लेचर का नाम तुर्कश ग्रैंड नेशनल असेंबली है। इसके 550 मेंबर्स हैं जो कि 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं। इन्हीं मेंबर्स में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी असूल है कि जिसके मुताबिक जितनी रेशो किसी पार्टी को वोटिंग की मिली है तो उतने उसके मेंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। और फिर आर्टिकल 80 इज बेसिकली अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसके मुताबिक अगरचे अवाम सॉवरन है लेकिन वो अपनी सॉवरेनिटी वोट के जरिए लोगों को मुंतखब करके उनको देते हैं। और आर्टिकल 7 is basically about all the legislative powers fall in Grand National Assembly। फिर हम देखें यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। कम से कम किसी भी पार्टी को असेंबली में आने के लिए 10% वोट रिक्वायर्ड है। एग्जेक्टिव पावर्स तमाम की तमाम प्रेसिडेंट में फॉल करती है। According to Article 8, all executive power is vested in the President of the Republic and the Council of Ministers। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो है ये एग्जेक्टिव हेड है। जितने भी एग्जेक्टिव फंक्शन है ये सारे के सारे यही सरंजाम दे रहे हैं। 2017 से पहले प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट था और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट था, जबकि आफ्टर 19th अमेंडमेंट अब प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खत्म कर दिया गया है। जबकि कैबिनेट जो कि इनके यहां हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, उनके पास तमाम मिनिस्ट्रीज हैं, वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, तमाम फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं। फिर अगर हम देखें जुडिशरी के बारे में तो यहां पर सेकुलर लीगल कोर्ट्स हैं। यहां पर बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी इटसेल्फ एक आजाद इदारा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 all judicial powers shall be exercised by independent courts on the behalf of Turkish nation। तो इस तरह यहां पर एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये तमाम के तमाम इदारे आजाद हैं और आजाद रहकर फंक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अमेरिकन सिस्टम में है। यही वजह है ये तीनों इदारे अलग अलग फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं। और जैसे कि लॉर्ड ब्रैक्टन ने कहा है, पावर टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसी से बचने के लिए कि किसी एक शख्स के पास या एक इदारे के पास तमाम पावर्स ना चली जाएं, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। अगर ग्रैंड नेशनल असेंबली अपनी पावर से एक्सीड करेगी तो प्रेसिडेंट उन पर चेक रखेगा, प्रेसिडेंट करेगा तो ग्रैंड नेशनल असेंबली चेक रखेगी। और अगर लेजिस्लेचर कोई गलत लॉज बनाता है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई लॉ बनाता है तो जुडिशरी चेक रख सकती है, प्रेसिडेंट रख सकता है। इसी तरह प्रेसिडेंट के एक्शंस को भी चेक करने के लिए ये दोनों इदारे मौजूद हैं। तो इस लिहाज से यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट भी बहुत वाज़िया अंदाज में बयान किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 अमेंडमेंट के दो प्रोसीजर बताए गए हैं।
या तो अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली वो पास कर सकती है, या फिर दूसरा काम ये है कि उसे रेफरेंडम के लिए आवाम के सामने रखा जा सकता है। अभी तक 19 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इन 19 अमेंडमेंट्स में 3 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि रेफरेंडम के जरिए पास हुई हैं, और ये रेफरेंडम के जरिए पास होने वाली ये अमेंडमेंट्स 2007, 2010, 2017 में पास हुई थी। तो इस लिहाज से अगर देखें, इनमें जो सबसे अहम अमेंडमेंट जो कि 2010 में पास हुई थी, इसमें तकरीबन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के 177 आर्टिकल्स में से 113 आर्टिकल्स को रिवाइज किया गया था, 113 आर्टिकल्स को रीशेप किया गया था, री अमेंड किया गया था, और ये अमेंडमेंट्स लोगों के सामने रखी गई। तो लोगों की 58 मेजॉरिटी ने इन अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया था। इस तरह से अगर हम कहें कि जैसे कि पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट पास की गई है, सिमिलरली 16 अमेंडमेंट भी इसी से मुतल्लिका ही थी, ऐसी ही अमेंडमेंट थी जो कि 2010 में ही अप्रूव हुई है, 2010 में ही इसे अप्रूव किया गया है। तुर्की की जो नेशनल सिक्योरिटी के मुहाफिज जो हैं वो तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि प्रेसिडेंट के अंडर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर हैं। आर्टिकल 117 जो है वो इनका जो एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट को करार देता है, जबकि 2017 से पहले इनका एग्जीक्यूटिव हेड अगरचे प्रेसिडेंट इनको लीड करता था, लेकिन ये अंडर प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब ये अंडर प्रेसिडेंट है। तुर्की में तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस की एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है, जो कि आइन के आर्टिकल 118 के मुताबिक ये एक एडवाइजरी काउंसिल है, जो कि नेशनल पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को तरतीब देती है। तो ये बेसिकली जो है इनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और इसके 4 मेंबर्स, तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस के 4 मेंबर्स इनके मेंबर हैं, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट इनको लीड करता है। तो ये तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनली इनका जो है एज अ पावर स्टेक होल्डर इनका कंट्रीब्यूशन है। ये थे दोस्तों हमारा आज का तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बुनियादी तौर पर जो यूनिटरी स्टेट सिस्टम दे रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम दे रहा है, जिधर प्रेसिडेंट जो है हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, और पार्लियामेंट जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की हामिल है। तुर्किश पार्लियामेंट जो कि ग्रैंड नेशनल असेंबली है, तमाम लेजिस्लेटिव पावर इसमें फॉल कर रही हैं। यहाँ की जुडिशरी आज़ाद है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि मौजूदा तुर्किश नेशन जो कि आगे से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, यूरोपियन लोगों में अपना नाम पैदा कर रही है, ये तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि लोगों को उनके राइट्स दे रहा है और तुर्किश नेशन को आगे बढ़ा रहा है।